ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। अभी 2 दिन तक मेरी वीडियोस नहीं आई थी आपके पास। क्या ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश बहुत हो रही थी और बारिश की वजह से लाइट बंद था तो वीडियोस नहीं आ पाई। चलिए आगे देखते हैं। जो काकती वंश हमको पढ़ना था हम पढ़ चुके थे, पूरे कलचुरी पूरा भोसले खत्म हो चुका था। काकती वंश पढ़ना था हमको। काकती वंश देख लेते हैं आज। काकती वंश पे अगर खत्म हो जाता है, विद्रोह है थोड़े काकती वंश में, काकती वंश को देख लेते हैं। काकती वंश अगर समाप्त हो जाता है तो फिर मॉडर्न छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे। उससे पहले हम मॉडर्न भारत का इतिहास देखेंगे, जो हम छूटे हुआ है हमारा 3 क्लास के बाद उसको। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे थोड़ा किसमें आपका काकती वंश में बताया था उस दिन। छिंदक नागवंश रहेगा बस्तर में, उसमें अंतिम शासक रहेंगे हरीशचंद्र देव। हरीशचंद्र देव को 1324 ईस्वी में वारंगल से, मतलब वहाँ से भाग के आते हैं कौन, आपके अन्नम देव। 1321 ईस्वी में भाग के आते हैं, एक सेना की टुकड़ी लेके आते हैं। 1324 ईस्वी में हरीशचंद्र देव पे आक्रमण कर देते हैं। हरीशचंद्र देव छिंदक नागवंशी शासक रहता है, वो क्या होता है आपका पराजित हो जाता है। और अन्नम देव ने फिर उसकी पुत्री जो रहती है चमेली देवी, उससे विवाह कर लेते हैं। ठीक, और अन्नम देव बस्तर में काकती वंश की स्थापना करते हैं। समझ पाए? अब जो काकती वंश की स्थापना कर लिए 1324 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक के चलेगा काकती वंश, स्वतंत्रता के बाद तक। ठीक, जो काकती वंश रहेगा, जो काकती वंश रहेगा, यह काकती वंश, जो काकती वंश रहेगा, यह काकती वंश छिंदक नागवंश को रिप्लेस करके आया बस्तर में। ओके, अब यहीं से देखते हैं क्या क्या रहेगा। अन्नम देव काकती वंश के संस्थापक। काकती वंश का कालखंड रहेगा आपका 1324 से लेके 1961 ईस्वी तक के। ठीक, राजधानी की बात करें तो फर्स्ट राजधानी अन्नम देव बनाता है मंदोता बस्तर। सेकंड राजधानी पुरुषोत्तम देव बनाएगा आपका, किसको, बस्तर को, पुरुषोत्तम देव। और थर्ड राजधानी जगदलपुर को बनाएगा दलपत देव। ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे शासकें आएंगे इसमें, बहुत लंबा एक शासक का खंड है, उन सबको नहीं देखना है हमको। सिर्फ महत्वपूर्ण 5 से 6 शासक देखने हैं इस वंश में, वही शासकों को ही देखेंगे। संस्थापक के साथ पहले शासन भी अन्नम देव करता है। ठीक, 1324 से लेके 1359 ईस्वी तक के अन्नम देव। ओके, काकती वंश का संस्थापक, राजधानी मंदोता बस्तर। काकती वंश, अन्नम देव अपने वंश की कुल गुरु की प्रतिमा, एक कुल देवी की प्रतिमा, कुल देवी की प्रतिमा डंखनी और शंखनी नदी के तट पे कुल देवी की प्रतिमा की स्थापना करता है। कौन से नदी के तट पे? डंखनी और शंखनी नदी के तट पे, जिसको हम आज दंतेश्वरी माता के दंतेश्वरी देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो अन्नम देव दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाता है, दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। ओके, बस्तर में गीत गाए जाते हैं, आओ ऐसे गाते नहीं है जी। ठीक, उन्हीं गीतों में इस वंश को चालकी वंश के नाम से इस वंश का वर्णन होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं पुरुषोत्तम देव। चलिए आगे देखते हैं पुरुषोत्तम देव। 1468 से लेके 1466 से लेके आपके 1534 ईस्वी तक के ये शासन करते हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जैसे बताया मैं, राजधानी बस्तर को बनाते हैं। ठीक, सॉरी थोड़ा उधर कुछ था। ओके, अब इसके बाद देखें आगे तो
ये सर्वप्रथम अपनी राजधानी को मंदोता से बस्तर स्थानांतरित करेंगे। ठीक, इन्होंने ये पैदल यात्रा करके पुरी गए, पुरी जगन्नाथपुरी गए और वहाँ से पुरी जाके पैदल यात्रा जंगल से होते हुए पूरे पुरी गए। तो इनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी, जगन्नाथ मंदिर की दर्शन किए, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी और ये एकमात्र शासक थे जो पुरी पहुंच गए। नहीं तो जंगलों से जाते हुए शेर, भालू और कुछ भी आते हैं जानवर, वो सब जाने वाले राजाओं का क्या कर लेते हैं, शिकार कर देते हैं और ये वहाँ चले गए। इस कारण इनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची तक बहुत बढ़ी और साथ में इनको पुरी में एक स्वर्ण के रथ के साथ रथ दे के रथ में बैठा के वापस भेजा गया और इनको रथपति की उपाधि मिली, पुरुषोत्तम देव को। ठीक, इन्हीं के रथ में वापस आने से और रथपति की उपाधि से और पुरी की यात्रा से, ठीक समझ लीजिए, एक मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को, रथ यात्रा की, बस्तर में रथ यात्रा और गोंचा पर्व की शुरुआत हुई, यानी मान लीजिए बस्तर के दशहरा का प्रारंभ हुआ। ठीक, बस्तर का दशहरा 75 दिन तक चलता है, याद में रखिएगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आगे देखेंगे तो दरियादेव नहीं, दलपत देव के बाद अजमेर सिंह के बाद दरियादेव। ठीक, दलपत देव आएंगे। दलपत देव की अगर हम बात करें तो दलपत देव की राजधानी 1731 से 1774 चलेंगे। ये 1770 में अपनी राजधानी को जगदलपुर, बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों करते हैं इसको देखते हैं पहले। जो भोसले वंश रहते हैं, यहाँ भोसलेओं का शासन चल रहा है, समझ लो। ठीक, भोसलों का शासन चल रहा है। जो भोसले वंश रहेंगे, मतलब भोसले अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, 1741 में आते हैं। तो उससे पहले भास्कर पंत का जो भाई रहता है, नहीं नीलू पंत बताया हूँ जी, वो नीलू पंत का इस वंश में आक्रमण होता है। तो उन्हीं के आक्रमण से बचाव के लिए 1770 ईस्वी में दलपत देव रहते हैं, वो अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब से इनकी राजधानी जगदलपुर होती है और ये जगदलपुर में ही एक विशाल झील की निर्माण करवाते हैं, झील या तालाब का निर्माण करवाते हैं, जो आज दलपत सागर के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अजमेर सिंह देखते हैं। तो सबसे पहली अजमेर सिंह का महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, 1774 से 1777 ईस्वी तक रहेंगे। इसी 1774 से लेकर 1777 ईस्वी तक हल्बा विद्रोह होगा। हल्बा जनजाति है वहाँ की, उन्हीं जनजाति में विद्रोह होता है। विद्रोह का मुख्य कारण होता है इसका भाई दरियादेव, ब्रिटिश अधिकारी और मराठों का कूटनीतिक षड्यंत्र के कारण विद्रोह होता है और ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं और अजमेर सिंह पे आक्रमण कर देते हैं। तो जो अजमेर सिंह रहते हैं उनका सपोर्ट करते हैं हल्बा जनजाति लोग। ठीक, और इसी को हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, 74 से लेके 77 तक होगा ये विद्रोह। ओके, ठीक, तो अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा गया। ठीक, इन्हीं के समय हल्बा विद्रोह हुआ। ठीक, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, क्यों हुआ विद्रोह। ठीक, तो हल्बा जनजाति के लोग बढ़ के भाग लिए, इस कारण इसको हल्बा विद्रोह किया। हल्बा जनजाति बढ़ के भाग नहीं भैया, पूरा हल्बा जनजाति लोग ही भाग लिए, समझ लीजिए। ओके, जो अजमेर सिंह था इसका भाई था दरियादेव, ये सम्राट बनना लेकिन मतलब राजा बनना चाहता था, शासक, लेकिन अजमेर सिंह बन गया। तो उसके शासक बनने के कारण और इसको जन लोग बहुत सपोर्ट किए, उसके शासक बनने के कारण ही ये जो दरियादेव था ये ब्रिटिश अधिकारी और मराठों के साथ षड्यंत्र बनाया और अजमेर सिंह पे आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के फलस्वरूप हल्बा लोगों ने अजमेर सिंह का ये साथ दिया और दोनों के समक्ष युद्ध हुआ, बढ़ चढ़ के भाग लिया हल्बों ने और इसी को हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ओके,
इसी विद्रोह के बाद इसका भाई दरियादेव शासक बनेगा, ठीक। या फिर ऐसे मान सकते हो कि हल्बा विद्रोह के समाप्ति के बाद ही मराठों के अधीन आ गया काकतीय वंश का शासक, क्योंकि जो दरियादेव का काल रहेगा उसी के समय एक संधि होगी मराठा और आपका काकतीय और ब्रिटिश तीनों के मध्य। लेकिन वो संधि इतनी कारगर सिद्ध हुई कि उसी संधि के तहत ही आज हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है हमारा बस्तर संभाग। नहीं तो वो संधि नहीं हुई रहती तो ब्रिटिश उसको भी अलग कर दिए रहते। ओके, समझ पाए? गुड। 1777 से 1800 ईस्वी तक के आपका कौन रहेंगे? दरियादेव के षड्यंत्र के फलस्वरूप ही अजमेर सिंह पराजित हो गए, ठीक। और इनका षड्यंत्र हुआ, देखा गया इनके हाथ में अब सत्ता आ गई दरियादेव के समय। लेकिन इन्हीं के समय एक मराठा काकतीय, ठीक, और राजा विक्रमादित्य रहेंगे, उनके मध्य, ठीक, उनके मध्य आपका एक संधि होगी, कोटपाल की संधि होगी, ठीक। कोटपाल की, सॉरी, जो विक्रमदेव रहेंगे, विक्रमादित्य बोल रहा था जी, मुंह से कभी कभी निकल जाता है, ठीक। जो विक्रमदेव रहेंगे, जयपुर नरेश रहेंगे विक्रमदेव, राजस्थान जयपुर नरेश विक्रमदेव, और इसके अवीर राव, वो मराठा शासक अवीर राव के मध्य आपके 1778 ईस्वी में कोटपाल की संधि होगी। इसी संधि के तहत दरियादेव के शासनकाल में बस्तर छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बना, ना अलग होने वाला अंग बना, ठीक। और इसी संधि के तहत ही अब दरियादेव के शासनकाल में काकतीय वंश ने भोसले वंश की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक। इसी के शासनकाल के समय भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, ठीक, जिसको क्या कर दिया गया, इस संघर्ष का दमन कर दिया गया। किसके समय? दरियादेव के समय। ओके, समझ पाए? अब इसके बाद आते हैं महिपाल देव। ओके, 1800 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक रहेंगे महिपाल देव। इन्हीं के शासनकाल के समय 1824 ईस्वी से 1825 ईस्वी में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत दमन कर रहे थे, पेड़ वेड़ की कटाई कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ कर रहे थे। इन्हीं के विरोध में जो जनजाति के लोग रहेंगे वो विद्रोह करते हैं महिपाल देव के शासनकाल में, ठीक। गेंद सिंह के नेतृत्व में 1824-1825 ईस्वी में आपका परलकोट का विद्रोह होता है। ओके, गुड। यहाँ से महिपाल देव खत्म। आगे देखते हैं। 1842 से लेके 1853 ईस्वी तक के रहेंगे भूपाल देव। जो भूपाल देव रहते हैं, इनके समय में जो मराठा शासक रहते हैं, मराठा शासक एक धार्मिक सहिष्णुता वाले शासक रहते हैं, ना ही नर बलि प्रथा और कुछ भी नहीं, भगवान को मानने वाले। अब ये रहते हैं काकतीय वंश वाले, नर बलि प्रथा पे विश्वास करते हैं। ये भूपाल देव जो रहता है ये नर बलि प्रथा करता है, बहुत मारता है, ठीक, लोगों की बलि दे देता था। नर बलि प्रथा का जब मराठा शासकों को पता चला, इस कारण इस भूपाल देव, अब अधीनता तो मराठों की थी, भूपाल देव पे अभियोग, महाभियोग जैसा रहता है नहीं, अभियोग, एक कमेटी गठन होके इन पे एक न्यायिक अभियोग चलाया गया, समझ लीजिए। कौन चलाया? मराठा। अब इनके शासनकाल में दो विद्रोह हुए, एक तारापुर विद्रोह 1842 ईस्वी में, ओके, और 1842 ईस्वी में आपका मेरिया विद्रोह हुआ। किसके समय? भूपाल देव के समय। यहाँ से भूपाल देव का शासन भी समाप्त। अब इसके बाद आगे देखते हैं तो आपका भैरम देव आते हैं। जो भैरम देव रहते हैं, इनका रहता है 1853 से लेके 1891 ईस्वी तक के शासनकाल रहता है इनका, ठीक। इनके समय 3 विद्रोह होते हैं, एक नहीं भैया, 3 विद्रोह होंगे इनके समय। ओके, विद्रोह ही बहुत इंपॉर्टेंट है काकतीय वंश में, और कुछ चीज़ याद मत रखो, ठीक। लेकिन काकतीय वंश एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बस्तर संभाग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का सौंदर्य है बस्तर, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस्तर संभाग में जो वंश आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। ओके, तो देखिए जो मैं बताया अभी, इनके जो
भूपाल देव के बाद भैरम देव आएंगे, इनके समय 3 विद्रोह होंगे। आज शासक बस देखेंगे, कल विद्रोह के एक बार और बताऊंगा क्लास में। कल की क्लास में मैं विद्रोह बस को बताऊंगा कब कब हुए उनको, ठीक, क्योंकि इनके काल में आपको स्थापत्य कला, शासन कला ये सब चीज़ नहीं देखना है, सिर्फ विद्रोह और शासक का थोड़ा सा देखना है। तो शासक आज देख लीजिए, उसके बाद कल आपका विद्रोह देख लेंगे। तो अभी आए हैं हम भैरम देव में 1853 ईस्वी से 1891 ईस्वी याद भी नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन एक बार याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं कि भैरम देव के समय 3 विद्रोह हुए। पहला तो लिंगागिरी का विद्रोह हुआ। अब ये पहले शासक थे जिनके शासनकाल में मतलब 1853 से लेके 1891 चलेगा। 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद पूरा अंग्रेजी सत्ता के हाथों चले जाएगा। तो बस्तर भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, समझ लिए। मराठा भी हो गया तो बस्तर भी हो गया। तो इनके शासनकाल में ही 1856 में जो उस समय के कमिश्नर रहते हैं नागपुर में, चार्ल्स इलियट, वो उनका बस्तर आगमन होता है 1856। ओके, और इनके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। एक 1859 में होगा लिंगागिरी का विद्रोह, एक 1859 में हो गया लिंगागिरी का विद्रोह, 1856 में लिंगागिरी का विद्रोह, 1859 में आपका कोई विद्रोह होगा। 1856 में लिंगागिरी का विद्रोह, 59 बोल दिया था उसको, और 1859 में होगा आपका कोई विद्रोह, और 1876 में होगा आपका मुड़िया विद्रोह। ठीक, 56, 59, 76। 56 में लिंगागिरी, 59 में कोई विद्रोह, और आपका क्या होगा एक और 76 में मुड़िया विद्रोह। ओके, समझ पाए? गुड। अब 1891 से 1921 ईस्वी तक के आपका आएंगे। 1891 से 1921 ईस्वी तक के 1891 से 1921 ईस्वी तक के रहेंगे आपके रुद्र प्रताप देव। जो रुद्र प्रताप देव रहेंगे उनके शासनकाल में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध विद्रोह होगा, भूमकाल विद्रोह। क्या होगा आपका? गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में भूमकाल विद्रोह होगा। ओके, अब इसके ये पेड़ के कटाई को लेके ही एक विद्रोह रहता है, भूमकाल विद्रोह। इन्हीं के समय एक प्रथा की शुरुआत होगी इनके शासनकाल में, घटौनी प्रथा, घैटी पौनी प्रथा। घटौनी है, घैटी प्रोनी प्रथा, वो आपके लिए घटौनी नाम याद रखिए आप। घैटी पौनी प्रथा की शुरुआत हुई। इसमें महिलाओं का क्रय विक्रय किया जाता था, ठीक, बेचा खरीदा जाता था, बेकार प्रथा थी। और इन्होंने ही जो जगदलपुर को चौराहों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध किया, इनका निर्माण करवाया, नगर नियोजन करवाया और जगदलपुर में चौराहा बना दिया, और इसी कारण जगदलपुर आज चौराहों की शहर के नाम से जाना जाता है। ओके, ब्रिटिश अधिकारी ने इनको सेंट ऑफ जेरूलस्म की उपाधि प्रदान की थी। ओके, अब इसके बाद रुद्र प्रताप देव की जो पुत्र रहता है प्रवीण चंद्र भंसदेव, वो छोटा रहता है। इस कारण इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी प्रफुल्ल कुमारी देवी वो शासन करेंगी। ठीक, उनका शासन देखते हैं। 1921 से 1936 तक के शासन करेगी प्रफुल्ल कुमारी देवी। शासन करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका या फिर एकमात्र महिला शासिका, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, अब इसके बाद इसके पुत्र आएंगे 1936 से 1961 ईस्वी तक के प्रवीण चंद्र भंसदेव, काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंसदेव। स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेंगे प्रवीण चंद्र भंसदेव। ठीक, और यहीं से ध्यान दीजिएगा,
प्रवीण चंद्र भंसदेव तीर बहुत अच्छा चलाते थे। अब हलवा जनजाति के थे, हलवाओं के साथ रहते थे, जनजाति के गढ़ में रहते थे, तो तीरंदाजी इनको बहुत अच्छे से आती थी, तीरंदाजी में बहुत निपुण थे प्रवीण चंद्र भंसदेव। इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार प्रवीण चंद्र भंसदेव के नाम पे तीरंदाजी पे पुरस्कार प्रदान करता है हर वर्ष। ओके, तीरंदाजी पे पुरस्कार प्रदान करता है, वो पुरस्कार का नाम रहता है प्रवीण चंद्र भंसदेव तीरंदाजी पुरस्कार प्रदान करता है। ओके, ये हुआ आपका काकतीय वंश समाप्त। काकतीय वंश के शासक एक बार गिना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे कल विद्रोह पढ़ेंगे। आज के क्लास को आप बार बार देखें, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा घूमने वाला वंश है, ठीक। विद्रोह बहुत सारे हैं, ठीक। देखिए, अन्नम देव के बाद पुरुषोत्तम देव, ठीक। इसके बाद दलपत देव, तीनों में कोई विद्रोह नहीं। अजमेर सिंह हलवा विद्रोह, ठीक। उसका दरिया देव, कोई विद्रोह नहीं। महिपाल देव, ठीक। महिपाल देव जो आएंगे इनके समय विद्रोह, परालकोट का विद्रोह, ठीक। इसके बाद फिर भूपाल देव के समय तारापुर विद्रोह, ठीक। मेरिया विद्रोह, 2 विद्रोह रहेंगे। अब इसके बाद फिर भैरम देव, ठीक। इनके समय 3। लिंगागिरी, ठीक, कोई विद्रोह। मुड़िया विद्रोह, ठीक। लिंगागिरी आपका 56 में, 1856। उसके बाद फिर 1859 में कोई, और उसके बाद 1876 में आपका क्या, मुड़िया विद्रोह। अब इसके बाद 1910 में लास्ट रुद्र प्रताप देव के समय क्या रहेगा आपका, भूमकाल विद्रोह। नेतृत्व करेंगे गुंडाधुर, स्वतंत्रता, बस्तर के स्वतंत्रता सेनानी। ओके, इसके बाद आएंगे लास्ट प्रफुल्ल कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका या फिर एकमात्र महिला शासिका। और इसके बाद आपका प्रवीण चंद्र भंसदेव, ठीक। भंजदेव ऐसे भी बोलते हैं जी, भंसदेव नहीं हो, भंजदेव, प्रवीण चंद्र भंजदेव, ठीक। ये काकतीय वंश के अंतिम शासक रहते हैं। और साथ में आप ये भी याद रखिए कि इनके ये तीरंदाजी में निपुण रहते हैं, इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार तीरंदाजी के क्षेत्र में इनके नाम का पुरस्कार प्रदान करती है। ओके, समझ पाए? यहाँ से आपका काकतीय वंश का शासक, काकतीय वंश का वर्णन पूरा खत्म होता है। कल की क्लास में मैं आपको जो ये विद्रोह बताया हूँ, ठीक, हलवा विद्रोह से लेके भूमकाल विद्रोह तक, स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक कल पूरा डिटेल में बता दूंगा। वहाँ से आपका काकतीय वंश का विद्रोह और छत्तीसगढ़ का मिडिवल छत्तीसगढ़ और एंशिएंट छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा। प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा खत्म। अब बचेगा ओनली आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो कल की क्लास में मैं आधुनिक हो सके तो स्टार्ट करूँगा, नहीं तो कल की क्लास में विद्रोह बता के मैं आगे की क्लास को भारत का इतिहास थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास भी, दोनों के एक साथ इक्वल लेके चलूँगा। ओके, समझ पाएँ? आज की क्लास में थोड़ा सा जबान इधर उधर लड़खड़ाया है, ठीक। कुछ का कुछ माइंड में रहता है हर चीज़, कभी 56 का 59 हो जाता था, ठीक। तो उसके लिए सॉरी। और कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मेरे को आप कमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर डलता है, उसमें व्हाट्सएप करके किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती। ओके, और अपने घर में रहें तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल वाले वो तो अच्छे से पढ़ते ही रहिए, मेरी क्लासेस आ ही रही है। ओके, और घर में रहें, कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपने एम पे ध्यान दें, अपने एम पे फोकस करें, पढ़ने पे मन लगेगा बेटा, अपने एम पे ध्यान दो, कामयाब बनो, जल्द से जल्द कामयाब होगे। ओके, थैंक यू सो मच।